नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। देश पर महासंकट के बीच कुछ राहत की खबर यह है कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में रोज के केसेस में कुछ कमी हुई है। हालांकि ये बात भी सच है कि जहां 18 से 19 लाख टेस्ट रोज हो रहे थे, वहां रविवार को सिर्फ 15 लाख टेस्ट हुए। अब भी बहुत बड़ी चुनौती इसीलिए है क्योंकि 12 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केस 1 लाख से भी अधिक है। इस चुनौती के साथ बड़ा सवाल यह है कि देश का ऑक्सीजन संकट कब और कैसे खत्म होगा। खासतौर पर दिल्ली में जो हाहाकार मचा है, उसमें हर कोशिश नाकाम क्यों हो रही है। आज भी कई अस्पतालों से ऑक्सीजन के लिए इमरजेंसी मैसेज आए। अब तो नर्सिंग होम्स भी ऑक्सीजन के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए। पिछले 9 दिन से अदालत लगातार सुनवाई कर रही है, फटकार लगा रही है, लेकिन व्यवस्था अब भी सुधर नहीं रही। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सेना की मदद लेने को कहा था। दिल्ली सरकार ने रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेना के संसाधन लगाने और बेड्स के लिए अस्थायी अस्पताल बनाने की मांग है। दिल्ली सरकार की मांग पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। सेना अपनी पूरी ताकत से कैसे दिल्ली और देश की मदद कर सकती है, सेना की तैयारी क्या है, यह आज हम आपको बताएंगे। इसके बीच आज सरकार ने कोरोना जांच के लिए सीटी स्कैन पर लोगों को आगाह किया और यह कहा कि हल्के लक्षण वाले मरीजों को सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सीटी स्कैन 300 से 400 चेस्ट एक्सरे के बराबर है और बार-बार सीटी स्कैन से आगे चलकर कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि हल्के लक्षण वाले मरीजों को सीपीआर, डी डाइमर जैसे टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की सलाह पर ही यह टेस्ट करवाएं। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात दिल्ली के ऑक्सीजन संकट की, जिसे हल करना अब सरकारों और सिस्टम के बस की बात नहीं दिख रही। अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो सबसे गुहार लगाते लगाते थक गए। अस्पतालों के अंदर मरीजों की जान हर समय खतरे में है। बाहर लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं और इस संकट में अब सेना का ही सहारा दिख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वो इस संकट में सेना की मदद क्यों नहीं मांग रही। तब जाकर दिल्ली सरकार ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी। दिल्ली में 10,000 ऑक्सीजन बेड्स और 1,000 आईसीयू बेड्स बनाने में सेना की मदद मांगी गई है। इसके अलावा उड़ीसा के प्लांट से ऑक्सीजन लेकर आने में सेना को लगाने की बात की गई है। दिल्ली और देश का संकट बहुत बड़ा है, इसीलिए बड़े फैसले करने ही होंगे। सेना पहले से ही मदद कर रही है, लेकिन महासंकट में पूरी ताकत के साथ सेना का जुटना भी अब जरूरी हो गया। 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। कहीं और की बात क्या करें, देश की राजधानी की हालत अब तक बिगड़ी है। न अस्पतालों में बेड्स हैं, न ऑक्सीजन है, न दवाइयां हैं। केंद्र हो या राज्य, सबने जैसे हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार और सिस्टम ने जैसे सरेंडर कर दिया है। अब आखिर में वही हो रहा है जो हर संकट, हर आपदा में होता है। सांसों के इस महायुद्ध में सेना से मदद लेने के लिए पुकार हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए दिल्ली को तुरंत मदद चाहिए। अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन लेकर आने में सबकी मदद जरूरी है। सेना के ट्रक ऑक्सीजन सप्लाई में मदद कर सकते हैं। डीआरडीओ जैसे और अस्पताल बना सकते हैं। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग। दिल्ली का संकट बहुत बड़ा है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। सरकारें बिल्कुल फेल दिख रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो दिल्ली में इस तरह का हाहाकार ना होता। दिल्ली को रोज 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसे अपने अलॉटेड कोटा 590 टन में से सिर्फ 440 टन ऑक्सीजन की ही सप्लाई हो रही है। इसलिए हर 2-2, 4-4 घंटे में दिल्ली का कोई ना कोई अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ऑक्सीजन कब किस अस्पताल का खत्म हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मरीजों, जब देश की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। यह हाल तब है जब दिल्ली हाई कोर्ट
पिछले 9 दिन से लगातार दिल्ली के कोरोना संकट पर सुनवाई कर रहा है। ऑक्सीजन पर कह कह के और सुन सुन के थक गया है। आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को खूब फटकार लगाई और ये कहा कि सेना की मदद क्यों नहीं ली जा रही है। शनिवार को दिल्ली सरकार से कहा गया कि वो सेना की मदद के लिए केंद्र से बोले, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी। फिर आज हाई कोर्ट ने केंद्र को इस पर तुरंत जवाब देने के लिए कहा। तो उधर से जवाब ये आया कि रक्षा मंत्री खुद इस हाई कोर्ट की सुनवाई में इस संकट से निपटने की एक बड़ी बात यही निकली कि इस समय सेना की मदद लेना बहुत जरूरी है। सेना के पास टैंकर है, संसाधन है, पूरी क्षमता है कि वो इस संकट को तत्काल कंट्रोल कर सकती है। बेड्स की कमी को दूर करने के लिए फील्ड अस्पताल बनाने से लेकर ऑक्सीजन की समस्या सुलझाने में सेना की मदद कर सकती है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेना क्रायोजेनिक टैंकर मुहैया करवा सकती है। दिल्ली ने 10,000 बेड वाले एक बड़े अस्पताल के लिए भी सेना से आग्रह किया है। हालांकि यह किसी के कहने की बात नहीं है। रक्षा मंत्री और सेना अपने स्तर पर कोरोना से जंग में जुटे हैं। दिल्ली में डीआरडीओ का 500 आईसीयू बेड का अस्पताल 5 दिन में तैयार हो गया था, जहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। सेना का काम करने का अपना तरीका है। उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास तकनीक और संसाधन है और युद्ध स्तर पर काम करने की ट्रेनिंग है, इच्छा शक्ति है। इसलिए इस संकट से निकलने में अब सेना की तरफ उम्मीद से लोग देख रहे हैं। दिक्कत यह है कि देश में जब भी कहीं पर किसी से कोई भी फेलियर होता है, कहीं पर कोई कमी रह जाती है, तो सेना, जिसका ओरिजिनल मैंडेट ये नहीं है, सेना का काम है युद्ध लड़ना, लेकिन उसे दूसरी की कमियों को पूरा करना पड़ता है, उनकी लड़ाई को लड़ना होता है, और ये कोई आइडियल स्थिति नहीं है। लेकिन इस समय जरूरी है। सरकारें लगातार भरोसा दे रही हैं कि ऑक्सीजन के संकट के दूर करने के तरीके निकाले जा रहे हैं, नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये सब बाद की बातें हैं। पहले तो हमें यह देखना है कि हमारे यहां जितनी भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो तेजी से कैसे शहरों तक पहुंचाई जाए, कैसे लोगों के इलाज के लिए तेजी से ऑक्सीजन वाले बेड्स, आईसीयू बेड्स तैयार किए जाए। तेजी से काम करने में सेना का कोई तोड़ नहीं है। कोरोना से महायुद्ध में सेना कैसे मदद कर सकती है, यह हम आपको बताते हैं। जब हर किसी की जिंदगी दांव पर है, जब ऑक्सीजन, बेड, दवा के लिए दर दर लोग ठोकरें खा रहे हैं, जब ऑक्सीजन ना मिलने से क्या घर, क्या सड़क, अस्पतालों में भी लोग मर रहे हैं, और ये हालात बदलने में हफ्तों बाद भी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आखिरी उम्मीद के तौर पर भारतीय सेना ही दिखती है। क्योंकि सेना के बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां किसी भी राज्य और किसी भी शहर में तेजी से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में सेना बहुत कम समय में कोविड अस्पताल बना सकती है। वैक्सीन की डिलीवरी तेज करने के लिए सेना अपने संसाधन और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक का इस्तेमाल कर सकती है। अस्पतालों में इलाज और टेस्टिंग के लिए सेना अपने मेडिकल स्टाफ को लगा सकती है। सप्लाई चेन का काम जो है सेना पहले से ही कर रही है। मैंने आपको एयरफोर्स वालों के जो काम कर रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या कोई और इक्विपमेंट है, वो जगह जगह पर बाहर से अंदर ला रहे हैं और देश के अंदर भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जगह जगह पर ये चीजें मुहैया करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ऐसी जगह के ऊपर अगर ड्यूटी लगती है सेना के जवानों की, तो अपनी पूरी ड्यूटी अपनी करेंगे और ठीक तरीके से जगह जगह जहां पर उनको हुक्म मिलता है वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। सेना की ताकत झोंकने पर पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने बात भी की थी, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लेकर सेना प्रमुख तक सबसे एक के बाद एक मीटिंग की थी। इसमें सेना ने कोरोना से लड़ाई में अपना पूरा प्लान बताया था। इसके लिए एक स्पेशल कोविड क्राइसिस कमेटी भी बनाई गई है, जो भारतीय सेना के सभी अंगों और सिविल अथॉरिटीज के बीच तालमेल रखेगी और जहां जिसको जैसी मदद चाहिए उसे तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। What we've done is we've across the country, them all are serving people. We've also taken on the ex-servicemen, the veterans, and we've started a teleconsultation portal called Sehat. We are using that portal to reach out for home care. So people can consult small ailments because that's got an audio visual as well as it's in keeping with the telemedicine guidelines which our country has released in right time. So we are using all that to generate prescriptions
and then the patients can collect. Today pharmacies are even delivering. कोरोना से जंग में सेना पहले से ही बहुत कुछ कर भी रही है। जैसे केंट एरिया के अस्पतालों में बाहरी लोगों का भी इलाज हो रहा है। कई शहरों में तत्काल कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। सेना और रक्षा संगठनों को इमरजेंसी खरीद की पावर भी दी गई है, जिससे वो जरूरी चीजों को तुरंत खरीद सके और इलाज में लोगों की मदद के लिए सुविधाएं तैयार कर सके। सेना ने पिछले 2 साल में रिटायर हुए अपने मेडिकल स्टाफ को भी वापस बुलाया है और इन सब की मदद कोरोना से जंग में ली जाएगी। ये सब इसलिए क्योंकि इस वक्त देश के सामने जो भयानक संकट है, जिससे निकलने के लिए पूरी ताकत लगाना जरूरी है, हर संसाधन झोंकना जरूरी है। कुछ हॉस्पिटल भी हम लोग खोल रहे हैं। एक हॉस्पिटल दिल्ली में भी है और एक चंडीगढ़ में खुल रहा है और कुछ और भी शायद खुलेंगे, जहां पर हमारे जवान वहां पर छोटा हॉस्पिटल खोल सकते हैं। और इसमें कुछ और भी बातें बताई कि हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हुए हैं उनको भी वापस बुलाया जा रहा है, वो भी काम करेंगे। लेकिन ये फैसला जो है दिल्ली सरकार की वजह से नहीं, ये तो सरकार अपनी केंद्र सरकार की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है कि वो कहां पर क्या मदद दे सकती है। एयरफोर्स के विमान लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद कर रहे हैं। खाली टैंकरों को प्लांट तक पहुंचा रहे हैं। विदेश से टैंकर और दूसरे मेडिकल उपकरण लेकर आ रहे हैं। नौसेना के जहाज भी बाहर से ऑक्सीजन टैंकर लाने में लगे हैं। 11 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना के पास जो संसाधन है, जो लॉजिस्टिक क्षमता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और कोरोना से महायुद्ध के मैदान में अगर सेना अपनी इस पूरी ताकत से उतर गई तो काफी हद तक हालात संभल जाएंगे। गौरव सावंत और शिव अरूर के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। दुनिया में कोई ऐसी सेना नहीं है जो इस तरीके से आगे बढ़ के अपने देशवासियों के साथ मुश्किल समय में खड़ी हो जाती हो। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले हमने देखा था कि इस तरीके से तैयारियों में जब कमी आई थी तो सेना के जवान वहां पर खड़े हो गए थे। लेकिन आज की परिस्थिति में हमें यह भी याद रखना होगा कि जब मुश्किलें खत्म हो जाती हैं तो हम अपने वर्दीधारियों को, अपने सैन्य बलों को कतई न भूलें। यह सम्मान हमेशा कायम रहे, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही है जो हमारे लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। सैन्य बलों ने एक कोविड क्राइसिस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अध्यक्षता डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर कर रही हैं। जनरल माधुरी इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। जनरल माधुरी, बहुत स्वागत है आपका। इस कमेटी का क्या लक्ष्य है? ये जो कमेटी क्रिएट की गई है, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है और निपटने का समय बहुत कम है। देखिए, जब सेना निकलती है कोई जंग लड़ने, तो हमेशा एक ऑप्स रूम बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तो ये कमेटी का काम है पीछे से सारी तैयारी करना, प्लान्स बनाना, और जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके लिए पूरे ऑपरेशनल प्लान तैयार करना, ताकि हम इस जंग को साथ लड़ेंगे। जनरल माधुरी, ये लक्ष्य बहुत मुश्किल है और युद्ध स्तर का मतलब हालांकि सेना से बेहतर कौन समझेगा, लेकिन ये लक्ष्य हासिल कैसे करेंगे? प्लान क्या है? बिल्कुल। तो अभी हम 2-3-4 चीज़ें जो हालात में जिस पे हम गौर कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे अपने अस्पतालों में और ऑक्सीजन बेड्स कैसे बढ़ाएं। तो इसका काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो इसमें बढ़ावा देने के लिए हम ऑक्सीजन प्लांट्स आ रहे हैं हमारे, और अगले हफ्ते से हम सोच रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन में ये एक आने लगेंगे और हमारे अस्पतालों में उनकी फिटिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि वो अब हमारे हॉस्पिटल काफ़ी हद तक अपने लिए स्वावलंबी हो जाएंगे, और जो ऑक्सीजन उस इलाके में आ रहा है वो और लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे बेड्स हैं उनको बढ़ाते हुए, हमने पहले तो हम
सारे हमारे फौजी, उनकी जो फैमिलीज़ है, बच्चे, पेरेंट्स, उनकी तो डिपेंडेंसी हम देख ही रहे थे, और जिसके कारण हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे, वेटरन्स, वो एम्पैनल्ड सिविल हॉस्पिटल्स में जा रहे थे। लेकिन जब मात्रा इस कोविड केसेस की बढ़ने लगी तो हमने सारे दरवाजे और खोल के उन सबको हमारे अपने हॉस्पिटल्स में एडमिट किया। और इसके अलावा काफ़ी ऑक्सीजन बेड्स और बाकी भी सुविधाएं अपने अपने हर एक इलाके में लोकल कमांडर्स के कोऑर्डिनेशन में उनको भी अवेलेबल किया है इसके लिए। ये सब हो रहा है। उसके साथ साथ हम कुछ हॉस्पिटल्स भी देख रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, यहाँ तक कि हमारे डेंटल ऑफिसर्स भी अभी उसमें हमारे हाथ बटा रहे हैं, और वो हॉस्पिटल हम पूरे सिविलियंस के लिए चला रहे हैं। और इसी तरह और 3-4 हॉस्पिटल्स जो तैयार हो रहे हैं, हमें बताया गया है, और जो हमसे जितना बन पड़े, क्योंकि हमारे पास भी अनगिनत लोग नहीं है, हमारा पूरा कोर एक छोटा सा है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, वेल ट्रेन्ड है, और उनको वो जब ऐसे ये आते हैं तो हम देश के लिए अपनी पूरा जोर लगा के साथ काम करते हैं। मैम, केंद्र की तरफ से कहा गया था कि जो मेडिकल कोर के जो सेना के रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको कोविड ड्यूटी के लिए रिकॉल किया जाएगा, जो 2 साल पहले रिटायर कर चुके हैं। अब वो सिविल हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करेंगे या सेना की जो व्यवस्था होगी उसमें? दोनों जगह पे होगा। देखिए, क्योंकि एक बार एक जो फौज में है वो तो हेल्प बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी स्कीम्स की सोच चल रही है। एक की जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हायरिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली है, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है और क्योंकि काफ़ी जो सीनियर्स हैं वो इस स्कीम में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि एज जिनका ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, वो कोविड वार्ड के अंदर काम नहीं कर सकते। लेकिन जो कम उम्र के डॉक्टर हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन करके छोड़े हैं और अवेलेबल हो, उनके लिए हम प्रोत्साहित करेंगे कि ऐसी स्कीम में आप लोग शामिल हो जाए। दूसरा, हम लोगों ने ऑलरेडी एडवर्टाइज किया है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक जिनकी एज लेकिन उनकी एक्सपीरियंस बहुत है, तो उनको हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि उन्हें टेलीमेडिसिन के तौर पे आने के लिए, तो वो 2 तरीके से है। सिविल वालों के लिए भी है, जो ई-संजीवनी पोर्टल चल रहा है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये कोशिश होगी कि एक डिफेंस ओपीडी भी चलाई जाए, ताकि जितने भी पेशेंट्स आए, हर स्टेट के पास जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी वार्तालाप कर सकते हैं, और नहीं तो डिफेंस ओपीडी में भी एक्स सर्विसमैन के साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो सेहत हमारी मिलिट्री की ओपीडी है उसमें भी हमने इनवाइट किया हुआ है, और डॉक्टर्स उसमें भी ले लेंगे और वो भी कंसल्टेशन दे पाएंगे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। कई टेक्नोलॉजी जो तैयार है, जैसे कि नई मॉनिटरिंग मेथड्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ है, तो उनके भी हम कोशिश करेंगे कि लगा के हम अगर देख सकते हैं कि डॉक्टर अंदर ना जाए, लेकिन अगर मॉनिटरिंग अंदर होता रहे और बाहर से पेशेंट मॉनिटर होके डॉक्टर्स सही एडवाइस दे सके, क्योंकि नेवी ने विशाखापट्टनम में ऐसा एक बनाया था, तो हम चाहेंगे कि ऐसे चीज़ों की इस्तेमाल करें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादातर कम डॉक्टर ज़्यादा लोग पेशेंट लोगों की सेवा कर सकें। मैम, वैसे तो फौज का अनुशासन है, फौज का काम करने का तरीका है, हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इससे हौसला जरूर लिया है। आज उस हौसले की और ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ये जो काम आप सब ने अपने कंधों पर लिया है वो कैसे संभव होगा? ये हर्क्यूलन टास्क है, बहुत बड़ी मुश्किल है, कैसे निपट रहे हैं इससे? तो इस वक्त इससे मैं 2 चीज़ें बताऊंगी। एक कि हम जानते हैं कि जैसे ही फौज आती है लोगों का हौसला बढ़ता है, और इसमें मैं सब लोगों से कहना चाहूँगी कि आप
हौसला बनाए रखे और हमें देख के खुशी मतलब आप ले सकते हैं, क्योंकि जो टेंशन और स्ट्रेस आ रहा है लोगों पे कि कोविड होने से क्या होगा, तो उन्हें एक तसल्ली, एक दिलासा मिलेगा कि फ़ौज अभी इसमें पूरी तरीके से जितना हो सके सब जगह मदद कर रही है। ये तो रही अब की बात कि हम जितनी चीज़ें कर सके हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम जो बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स है इस पे डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें भी इस तरीके से अनुशासित तरीके से काम करने के लिए वो फ़ौज से SOPs ले सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि फाइनल अगर आप देखो तो फाइनली डिफरेंस यही है, अनुशासन या अनुशासन का नहीं होना, अनुशासन का पालन करना पूरी तरीके से। तो इसलिए उसके लिए एक अंदर से हर एक इंसान को जिद आनी चाहिए और सिर्फ फौज पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आम आदमी, हर एक जन अगर अपने आप को तय करे कि स्व अनुशासन, जो अपने आप को अनुशासित करे, और इसी युद्ध में जब जैसे वॉर होता है, कोई वॉर की अनाउंसमेंट होती है तो कहते हैं कि वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से हर इंसान जो अपने काबिलियत के मुताबिक, अपनी फिटनेस के मुताबिक आगे आके इस तरीके से अनुशासित तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर पेशेंट देखना ही काम नहीं होता है। जो NGOs होते हैं, जो बाकी लोग, आम जनता होती है, उन लोगों को हॉस्पिटल के साथ जुड़ के कि एक वॉलंटरी फोर्स बनाई जा सकती है, जो इन चीज़ों को देख के कि जो पेशेंट इधर उधर भाग रहे हैं, ये इनके लिए डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने आप खुद वॉलंटियर्स अगर अपने ग्रुप्स बनाएं तो इसमें बहुत कुछ फर्क ला सकते हैं। नहीं, वाकई जनरल माधुरी, जैसे मैं हॉज कवर कर रही थी जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग चल रही थी, और मैंने देखा कि किस तरीके से वहां पर मास्क को इंटीग्रेट किया गया ताकि लंग की कैपेसिटी बढ़ सके, और ये अनुशासन नहीं तो क्या है, इसी को आत्मसात करने की जरूरत होती है। लेकिन फौज का पहला दायित्व होता है युद्ध लड़ना। समय समय पर भूमिका फौज ने अपनी बदली। हम देख रहे हैं कैसे जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में कोरोना से लड़ाई में फौज नागरिकों की मदद करती है, पर कोरोना की लड़ाई में जुटने के साथ साथ क्या फौज अपनी प्राथमिक भूमिका भी निभा रही है, क्योंकि चाइना की तरफ से खतरा तो उसी तरह से बना हुआ है। बिल्कुल, मैं सबको आश्वासन दिलाती हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि वो हमारी जिम्मेदारी, हमारी पहली जिम्मेदारी है और उसको हम कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। आज भी हम जितने फौजी और जितनी सेना कोविड के संघर्ष में लगी हुई है, लेकिन हम लोगों ने जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, ईस्टर्न एरिया में जितनी हमारी फौज है, उन लोगों से उनको इस कार्रवाई के लिए बिल्कुल नहीं निकाला है। वो सब अपने अपनी जगह पे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जहाँ है वहाँ पे जो सद्भावना की तरफ से वो अपने अपने गाँवों को, चाहे वो स्कूल्स पढ़ा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, वो सारी मदद चलती रहेगी। हेल्थ कैंप्स कराते हैं। मैं नॉर्दर्न कमांड में थी और ये सब मैंने खुद देखा हुआ है, किया हुआ है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो जिम्मेदारी अलग है और ये जिम्मेदारी अलग है, और हम दोनों इक्वल कॉन्फिडेंस के साथ निभाएंगे। जनरल माधुरी, वैसे ही पूरे देश को वर्दी पर सबसे अधिक भरोसा है, भारतीय सेना पर सबसे अधिक भरोसा है। आपकी बातों से बहुत आश्वासन मिला होगा, सबका भरोसा बढ़ा होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत की व्यवस्थाएं चरमरा दी हैं। ऐसे में बीते कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोविड मैनेजमेंट देख रहे हैं। आज भी पीएम ने एक समीक्षा बैठक की और कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री के आज के फैसलों के अनुसार जो स्वास्थ्य कर्मी 100 दिन कोविड ड्यूटी करेंगे उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें पीएम कोविड नेशनल सर्विस सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को टेली कंसल्टेशन और कोरोना के हल्के लक्षणों वाले केसेस में अपनी फैकल्टी के गाइडेंस में चिकित्सीय परामर्श देने की छूट दे दी। इसके अलावा बीएससी जीएनएम प्रशिक्षित नर्स को फुल टाइम सेवाएं देने की छूट दी गई। सीनियर डॉक्टर या नर्स की गाइडेंस में ये अपनी ड्यूटी देंगे। प्रधानमंत्री की आज की बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो है नीट पीजी परीक्षाएं 4 महीनों के लिए टाल दी गई। कोरोना के समय के मैनेजमेंट पर सरकार हाथ पांव मार रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के विकल्प पर सरकारों को विचार करने को कहा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही
नहीं बल्कि खुद कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य और अमेरिकी विशेषज्ञ भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हैं। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर सरकार मन नहीं बना पा रही। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया एकदम साफ था कि लॉकडाउन से देश को बचाना है, लेकिन कोविड के बेकाबू हालात में सरकार के सामने दुविधा आ गई है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाएं या नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन अगर लगाते हैं तो उनका क्या जो भूख से मरेंगे, और अगर नहीं लगाते तो उनका क्या जो वायरस के प्रकोप में जान गंवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा। उसके पहले डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में बनी कोविड-19 टास्क फोर्स भी केंद्र के सामने एक पॉज बटन दबाने की गुहार लगा चुकी है, यानी एक तरह से लॉकडाउन का समर्थन। कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य लॉकडाउन के पक्ष में हैं ताकि हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार लाया जा सके, ऑक्सीजन वाले बेड्स तैयार किए जा सके, शहरों से गांव में संक्रमण फैलने से रोका जा सके और कोविड के बोझ को झेल रहे स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिल सके। 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में कड़े लॉकडाउन के समर्थकों में एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी हैं। वैसे तो अप्रैल में कई राज्यों ने अपने अपने तरह से लॉकडाउन या उससे मिलते जुलते कड़े कदम उठाए हैं ताकि संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिले, लेकिन राष्ट्रीय लॉकडाउन पर उहापोह के बीच महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में रोजाना नए मामलों में कमी देखी गई है। इन तीनों राज्यों में कड़े प्रतिबंध डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करें तो कुछ जिसे कह सकते हैं कि रिलेटिव सिग्नल ऑफ सेम्बलेंस ऑफ, शायद एक हम जो उसको एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। महाराष्ट्र में करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में कमी हम नोट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः औरंगाबाद, धुले, भंडारा, गोंडिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, थाने और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हम पा रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से केसेस में कुछ एक कमी नोट की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर और कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अहम रोल निभा रहे डॉक्टर एंथोनी फाउची भारत में कड़े लॉकडाउन का समर्थन कर चुके हैं। डॉक्टर एंथोनी फाउची तुरंत कड़े कदमों को जरूरी बता रहे हैं। डॉक्टर फाउची के मुताबिक भारत को अस्थायी अस्पताल बनाने की जरूरत है। वो सेना को मदद में उतारने के पक्षधर हैं। दवाइयों और पीपीई किट्स की उपलब्धता और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेजी से चलाने की सलाह उन्होंने दी है। भारत में अब डॉक्टरों का बड़ा वर्ग भी संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन करने लगा है। We doctors in India are totally burnt out physically and mentally. There should be a complete lockdown for 15 days, not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. आईएमए के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में कम से कम 110 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही विकल्प है? लांसेट की कोविड टास्क फोर्स का हिस्सा रहे गिरधर बाबू स्थानीय लॉकडाउन को पर्याप्त मानते हैं। There are some areas with high, some with moderate and some with low transmission areas. We need to identify these areas and reduce the speed of transmission, especially in areas with high transmission, by doing local lockdowns or regional lockdowns. So therefore, having national lockdown will not be useful in reducing overall. सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एम वली जैसे एक्सपर्ट्स भी लॉकडाउन को कोरोना रोकने का हल नहीं मानते। लॉकडाउन लगाने कोई नहीं आएगा, ना लॉकडाउन इसका हल है। लॉकडाउन बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन चुका है और लॉकडाउन के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। उसमें मेरी ऐसी राय है जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं कि मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, घर में रहें। अपने पैरों का लॉकडाउन और अपने चेहरे का लॉकडाउन, ये दो सबसे बड़े लॉकडाउन है। अगर हम इसको मन से करेंगे तभी हमारा पीक ये कम होगा, नहीं तो आगे कितना बढ़ेगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। लोग अलग अलग तादाद दे रहे हैं।
संपूर्ण लॉकडाउन पर बहस के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय 15% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाली जगहों पर लॉकडाउन की सलाह दे चुका है। लेकिन कोरोना के हालात जस के तस बने रहे या और बिगड़े तो विकल्प क्या होगा? दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सभी खबरों पर नजर रखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.aajtak.in या फिर डाउनलोड कर सकते हैं आज तक का मोबाइल ऐप और देखते रहिए आज तक।